हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 30 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पसंद आएगा तो इसे शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो जैसे कि टाइगर दिवस है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। यानी कि जैसे कि हम बता दीजिए 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष हर साल बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर्स के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने टाइगर को रिजर्व करने के लिए, या कहें कि टाइगर को संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973 में। अब जैसे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था और 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था। 29 जुलाई के दिन ही हुआ था, इसलिए 29 जुलाई के दिन चुना गया है टाइगर्स डे मनाने के लिए। ऐसे ही और भी जीवों का जो संरक्षण हम लोग करते हैं, इसीलिए आप सुनते हो टाइगर रिजर्व है, ये हाथी रिजर्व है, ये तितली, अभी तो आपने देखा भी है कि तितली के लिए ये रिजर्व खोला गया है केरल में, भारत का पहला है जैसा कि, ठीक है। तो तितली के लिए रिजर्व खोला गया है। हाथी रिजर्व आप सुनते हो, और गेंडा, जैसा कि गेंडा के लिए भी आप सुना होगा। तो अलग अलग प्रजातियों को हम लोग बचाते हैं, संरक्षित रखते हैं, उनके लिए रिजर्व घोषित करते हैं, एक एरिया उसके लिए संरक्षित घोषित करते हैं। ऐसे में और भी जानवरों से रिलेटेड जो दिवस मनाए जाते हैं उनको हम याद रख लेते हैं। जैसे 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं 2 दिन बाद, और विश्व हाथी दिवस 2 दिन बाद मनाते हैं, यानी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहीं पर अगर कुत्ता दिवस कहें तो 26 अगस्त को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, जैसा कि विश्व जगुआर दिवस, और 29 नवंबर को अगर बात करें तो मनाया जाता है ये विश्व जगुआर दिवस, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट के कारण कितने ऐप को बैन किया? तो ऐप बैन किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो शॉप फोन मतलब कहें कि इन पर बैन लगाया गया है। 25 ऐसे ऐप पर बैन लगाया, जिसमें एल्ट जैसे कि बालाजी, उल्लू जैसे बहुत सारे इसमें ऐप आपको देखने को मिल जाएंगे जिन पर बैन लगाया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम कुछ के नाम जैसे कि आपको हम बता दें तो बुल ऐप, कंगन ऐप, गुलाब ऐप, ए डिस्प्ले जैसे ये बिग शॉर्ट्स, तो ये सब पर बैन लगा दिया गया है। 25 ऐसे प्लेटफॉर्म थे। ओटीटी का मतलब आप जानते हो, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ये आपको याद रखना है, इन पर बैन लगे हुए हैं 25 पर। अगला है रामसर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 15वें सम्मेलन COP15 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? अब नेतृत्व किसने किया है, ये क्वेश्चन आया है। अभी रामसर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 15वां सम्मेलन हुआ, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, तो इसे कहा गया COP15। ये आपको ध्यान रखना, ये रामसर कन्वेंशन के लिए है, एक एनवायरमेंट के लिए होता है, तो वो वाला होता है, और वो वाला अभी संस्करण चल रहा है। COP30 आने वाला है, जो कि COP29 के बाद। तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे कि है, वो इन क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, जिसकी मेजबानी इस साल ब्राजील करने वाला है 2025 में। बाकू अजरबैजान ने पिछली बार किया था COP29 को। तो ये कॉन्फ्रेंस पार्टीज कन्वेंशन को लेकर के है, जो रामसर साइट आप सुनते हो ना, उसको लेकर के है। तो इसमें प्रतिनिधि मंडल जो है ये भारत की तरफ से कौन गए थे? भूपेंद्र यादव जी गए थे। यही है क्योंकि पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, इसीलिए गए हैं। रामसर आप जानते हो आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा गया। ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, नोट डाउन आप कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, उसी के नाम पर रामसर साइट भी पड़ी है। तो हुआ क्या था, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड वेटलैंड डे कन्वेंशन बुलाई गई। अब इसमें दुनिया भर के जितने भी वेटलैंड हैं, जिनकी आर्द्र भूमियां हैं, जो नमी युक्त भूमियां होती हैं, या फिर जो झील होते हैं छोटे मोटे, इन सब टाइप के जहां पर ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर जीव जंतु जो पक्षी हो आसपास के हैं उस पर डिपेंडेंट हैं, तो उनको संरक्षित किया जा सके और हमेशा हरा भरा फला फूला बनाया जा सके, इसके लिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। और इसके तहत भारत से और दुनिया भर की से तमाम ऐसे साइट्स हैं जो उसमें ऐड की जाने लगी, जैसे ठीक वैसे ही जैसे जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट होता है, इसमें हेरिटेज को लिस्टेड किया जाता है, उसकी संरक्षण की जाती है। ऐसे ही इसमें वेटलैंड का संरक्षण किया जाता है आज के टाइम पर।
भारत से 91 ऐसे साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, यानी वो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं भारत से। ये बात आपको ध्यान रखना। खैर, जिम्बाब्वे की अभी जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स में 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये आयोजन हुआ है COP15 रामसर साइट्स का, और भूपेंद्र यादव जी शामिल हुए थे। तो भारत में इंदौर और उदयपुर जो हैं ये भारत के पहले शहर बने हैं जिन्हें रामसर आद्य भूमि शहर के रूप में मान्यता मिली थी। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में है। दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत है, जिस मतलब रामसर साइट जितनी ज्यादा मात्रा में है वो तो कितनी मात्रा में है 91। आज की डेट में बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। जब भी अनाउंसमेंट होता है मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में बता दूंगी। 2 फरवरी को जैसा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अब ये प्रमुख और आयोजन एक बार सम्मेलन को हम बिल्कुल रिवाइज करते हैं, क्योंकि देखिए रिवीजन करते रहेंगे तो याद भी आपको रहता रहेगा और एग्जाम में आपको हेल्प रहेगी। तो चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। रामसर कन्वेंशन के लिए 15वां जो सम्मेलन है COP15, ये तो आप समझ गए, जिम्बाब्वे में हुआ है अभी। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ है। युवा आध्यात्मिक भारत के पहले पांडुलिपि विरासत पर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में, और बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जर्मनी में आयोजित किया गया है। योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का फ्रांस और कोटा रिका में आयोजित हुआ है। जैसा कि अब G7 समिट इस बार हुआ है अल्बर्टा कनाडा में। 22वां संग-रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा सम्मेलन सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में कहां के डॉक्टरों ने मेगा प्रोस्थेसिस रोबोटिक तकनीक से पहली बार घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया। रोबोटिक तकनीक से किया हुआ है, पहली बार किया है और घुटने का सफल प्रत्यारोपण हुआ है। तो अभी जैसा कि मेगा प्रोस्थेसिस रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से लखनऊ के KGMU के डॉक्टर ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर्स ने एक नया मुकाम हासिल किया है। उत्तर भारत में पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जिसने रोबोटिक टेक्निक से पहली बार घुटनों का मेगा प्रोस्थेसिस रोबोटिक सर्जरी की हुई है और प्रत्यारोपण किया है। इस प्रकार से पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो ये सक्सेसफुली हो गया है और ये KGMU में हुआ है। KGMU लखनऊ में है। बहुत ही पुराना ये हॉस्पिटल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो घुटने का सफल परीक्षण प्रत्यारोपण हुआ है अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से। ये माना जा रहा है कि ये रोबोटिक तकनीक से आगे और विकसित हुई है तो बहुत सारे प्रकार के इलाज करने में भारतीय हॉस्पिटल संभव हो पाएंगे। कैंसर, जनरल ड्रामा, इन सबके केसों में भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को पुनः भारत का पर्यटन वीजा देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने चाइनीज जो सिटीजन्स हैं उनको एक बार फिर से अप्रूव कर दिया है कि आ सकते हो आप पर्यटन के लिए भी। इसके अलावा आपके यहाँ के जो स्टूडेंट हैं या इंजीनियर्स हैं या जो कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, अगर काम करने आना चाहते हैं तो वो सब भी आ सकते हैं। तो ये चाइना के लिए किया गया है। अब आप कहोगे कि क्या अभी तक नहीं आ सकते थे? क्या आ सकते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से ये सिलसिला बंद था। जब से गलवान इंसिडेंस हुआ तो भारत चाइना के बीच में तख्तियां बढ़ गईं, तो बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं 5 साल के बाद। तो अभी इसी दौर पर देखिए वैश्विक कोविड महामारी के दौरान, इसके अलावा ये तो कहने की बात है और कह दें कि आप जानते हो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था 2020 में, तो उस बार भी ये संघर्ष के कारण रोक दिया गया था उनका पर्यटन वीजा और हर प्रकार का वीजा तो अब खोल दिया गया है। चाइना आप जानते हो कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, पहला टॉप पर है। इंडिया चाइना रिलेशन से एक और चीज याद रखना, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सेकंड नंबर पर ट्रेडिंग पार्टनर है, फर्स्ट पर अमेरिका है भारत का। ट्रेडिंग पार्टनर दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर UAE है। भारत ने किस देश को 4,850 करोड़ रुपए मतलब कहें 565 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? तो हम आपको बता दें कि जैसे कि 4,850 करोड़ यानी लगभग 565 मिलियन US डॉलर होता है, इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है भारत ने। किस देश को देने की बात कही है? मालदीव को। अभी आपको अगर याद हो तो ब्रिटेन से आने के बाद PM मोदी गए मालदीव यात्रा पर। मालदीव में उनका 60वां वर्षगांठ था स्थापना दिवस के मतलब अवसर पर, तो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में PM मोदी को बुलाया था।
ठीक वैसे ही जैसे हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो अपना गणतंत्र दिवस मतलब वर्षगांठ जो मनाते हैं तो अन्य देशों के जो लीडर हैं उनको इनवाइट करते हैं एज ए चीफ गेस्ट। ऐसे ही एज ए चीफ गेस्ट पीएम मोदी गए मालदीव में। तो मालदीव जो है ये तो आप जानते हो कि जैसा कि लोन के सहारे ही जीता है या तो पर्यटन के सहारे जीता है, तो इनको भारत फंड करता ही आया है। हर बार बजट में हम लोग पड़ोसी देशों के लिए मतलब बजट रखते हैं, ठीक। तो कुछ हिस्सा तो जैसा कि हम बात करें अभी इनको 4,800 जैसे कि 850 जो है ये करोड़ रुपए देने की आसपास के इनको ये अमाउंट दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, 565 मिलियन US$ ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। एक प्रकार का लोन है ये भी मालदीव की नेशनल डिफेंस के लिए। भारत की ओर से 72 जो व्हीकल भी दिए जाएंगे जो उनकी डिफेंस फोर्सेस में काम आएंगे। इसके अलावा भारत और मालदीव FTA पर भी अब वार्ता शुरू करेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता अब इनमें भी शुरू होगी। तो यहाँ से भी जो फ्री ट्रेड होगा ना वो FTA के थ्रू होगा, वो भी फ्री होगा। ऑलमोस्ट आगे आने वाले दिनों में ये होगा। वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी ब्रिटेन के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ FTA साइन हुआ है और इससे ब्रिटेन के 99% से ज्यादा सामान भारत में आएंगे, तो उन पर ऑन एन एवरेज 3% का टैरिफ लेगा भारत, और भारत के 99% से जो ज्यादा सामान जाएंगे ब्रिटेन में उन पर 0% टैरिफ लेगा ब्रिटेन। ये डील हुई है। साथ ही साथ भारत ब्रिटेन वाले, मैंने ये भी बताया था आपको कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड है ये आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक बढ़ करके 120 बिलियन हो जाएगा, लगभग 2 गुना। खैर पीएम मोदी यहाँ पर गए हुए थे, मोहम्मद मेज्जू से मिले जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया होती है और राजधानी जैसा कि यहाँ की माले होती है। हाल ही में जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के जो अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA इसके चेयरमैन बना दिए गए हैं साथियों नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता का नाम आपको याद होगा, क्योंकि ये इससे पहले एक बड़े महत्वपूर्ण पद को देख रहे थे। ये CBDT के अध्यक्ष थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष थे 2024 तक। जून 2022 से जून 2024 तक तो अभी तक इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही साथ में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी सुश्री स्मिता जिगरन को इसका पूर्णकालिक मेंबर बनाया गया है, यानी सदस्य बनाया गया है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर के दिन हुई थी 2018 में, और नितिन गुप्ता अब नए अध्यक्ष होंगे। पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियां आई हैं, जैसे अभी हम आपको बता दें कि अजय सेठ जो हैं IRDA के प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। विपुल M पंचोली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। दीपक बागला अटल नवाचार मिशन के नए निदेशक हैं। जैसा कि अजय कुमार श्रीवास्तव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD एंड CEO। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के CEO हैं हिंदुस्तान। और यहीं पर संजय कोल जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी के कंपनी के MD। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कमल हसन राज्यसभा सांसद बनी, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो जैसे कि उनकी पार्टी का नाम पूछा जा रहा है, MNM ये पार्टी है। कमल हसन राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनकी पार्टी का नाम यही है। तो आप सुने ही होंगे दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं ये, अब राज्यसभा के सांसद भी होंगे, यानी राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं ये, वो भी अपर हाउस के। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, हालांकि वह पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई। बाद में ये DMK को सपोर्ट करके ये लोग DMK को सत्ता दिलाए थे, और लोकसभा चुनाव अभी 2024 जो हुआ था उसमें DMK की पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया था। DMK की पार्टी के ही MP स्टैलिन जो वर्तमान में वहां के CM हैं, तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन इनकी पार्टी का खुद की पार्टी का नाम है जैसे कि MNM। ये कमल हसन की पार्टी का नाम है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है किस पार्टी से है, तो लेकिन इनको जो सांसद जो बनाया गया है वो राज्यसभा का सांसद बनाए गए हैं। तो किसके वोट से गए हैं, तो किसके सपोर्ट से गए हैं, तो ये गए हैं DMK पार्टी के सपोर्ट से। एक्चुअल में DMK पार्टी ने अपनी जो सीट है अपनी तरफ से इनको सीट दी है राज्यसभा की। राज्यसभा का चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, प्रत्येक दूसरे साल में 1/3 जो आते हैं 1/3 जाते हैं, ये आपको हम बता भी चुके हैं। लेकिन PT वाले जैसे कि क्लास में हम बात बता दें आपको कि एक्सप्लेनेशन किया गया है कि खैर DMK की तरफ से राज्यसभा की सीट इनको दी गई है। कारण यही है कि इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में DMK को सपोर्ट किया दिखाया था अपना। तो खैर ये अब बन गए हैं राज्यसभा के सदस्य।
और राज्यसभा के सभापति अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति में उपसभापति जो हैं वही कार्यभार देख रहे हैं। 2018 में अपनी पार्टी इन्होंने शुरू की थी और उसके बाद फिर अभी इनका पहला आधिकारिक रोल मिला हुआ है। हाल ही में 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौनसावां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 27 जुलाई 2025 को सीआरपीएफ का राइजिंग डे था और इस बार 87वां स्थापना दिवस था, क्योंकि 1939 में स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। हालांकि तब ये सीआरपीएफ के नाम से नहीं जाना जाता था, तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था। लेकिन आगे चल करके 28 दिसंबर 1949 को इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस एक्ट लागू करके इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। तो आज के टाइम पर ये गृह मंत्रालय के तहत आता है और सीएपीएफ का हिस्सा है। सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके तहत मैंने आपको कई बार बताया कि 8 प्रकार की फोर्सेस होती हैं। इसी में आपको बीएसएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सीआरपीएफ, एनएसजी और ये सब इसी के तहत आती हैं। अब राइफल्स जो है ये भी वगैरह जो है इस गृह मंत्रालय के ये हैं। तो पैरामिलिट्री कही जाती है सीआरपीएफ। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, फोर्स भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है वर्तमान में। ये अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने जुलाई 2025 में अपराजिता बिल को राज्य सरकार के वापस भेजा? तो राज्य सरकार के पास वापस भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप याद रखना। देखिए, जैसे मैंने आपको संसद में बताया था कि पूरा प्रोसेस की अनुच्छेद 89 ने ये कहा गया है कि भारत की जो एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो इसी में एक हिडन ये है कि एजेंडा है कि मतलब अगर कोई बिल बनना होगा, कोई बिल को एक्ट बनाना होगा, कानून बनाना होगा, तो बिना इन तीनों की सहमति से कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई बिल आता है तो पहले लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों में जाएगा। दोनों ने जब कंफर्म कर दिया, केवल धन विधेयक लोकसभा का जो विशेष अधिकार होता है, बाकी जो लाया जा सकता है उसके बाद एक सदन में पास होने के बाद दूसरे में जाता है। दूसरे में पास हो गया तब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसकी मुहर लगाता है, उस पर अप्रूवल देता है, तब वह बिल एक्ट बन जाता है। या कहें कि वो विधेयक था, वो अधिनियम बन जाता है, तब वो लागू होता है। फिर सरकार द्वारा सेम ऐसा ही प्रोसीजर राज्यों में अपनाया जाता है। सेम ऐसा ही राज्य जो है ये छोटा स्टेट है, छोटी बॉडी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है और एक राज्यपाल होता है। ये 3 बॉडी मिल करके विधान मंडल बनाते हैं कि जहाँ वहाँ संसद होता था, लेकिन कुछ ही राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, बाकी में तो केवल विधानसभा है। तो जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ तो दोनों सदनों के पास कराना होगा, जहाँ नहीं है वहाँ एक ही सदन में। तो ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि विधानसभा ने पश्चिम बंगाल की एक बिल लाया, अपराजिता बिल। अपराजिता बिल जो ये पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पास करा लिया, इसके बाद ये गया राज्यपाल के पास। वहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंद बोस जी। आनंद बोस ने उस बिल को वापस कर दिया। अब ये बिल काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है, पहले भी कंट्रोवर्शियल ही टाइप का था। अब इस बिल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये कहानी समझेंगे। ये मामला आपको समझ में आया ना, कि मतलब इसका अधिकार था, पावर है कि इसकी जो ये बिल वापस कर दिया। तो इससे आप समझ गए ना कि मतलब इतना पावर है कि जो राज्यपाल है इसको वापस कर सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकारों के हमेशा से आरोप लगे रहते हैं, जो विपक्ष के खास करके हैं, कि विपक्षी पार्टियों ने में जिनकी मतलब राज्य सरकारें हैं, उनका आरोप ये लगता रहता है कि केंद्र सरकार जो है हमारे खिलाफ वालों को राज्यपाल यहाँ अपॉइंट करती है, मतलब अपॉइंट करती है, जिससे हमको कोई अगर बिल लाना चाहते हैं तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाता है। खैर वो अलग बात है। पश्चिम बंगाल में जैसे ममता दीदी हैं, तो उनका विरोध राज्यपाल से अक्सर चलता रहता है। जैसे जगदीप धनखड़ जी इनसे मतलब पहले थे, तो उनसे भी चला करता था, और आनंद बोस जो है ये चला करता है। खैर आप अपराजिता बिल को पहले समझ लो। अपराजिता बिल जो है ये एक बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए लाया गया था। जो महिलाएं, जो लड़कियों को जिनके साथ रेप होता है था, गैंग रेप जैसी घटनाएं होती थी, तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ये बिल था। अब कड़ी से कड़ी सजा में मतलब बात आती है कि कितनी कड़ी सजा, तो इसमें फांसी तक का प्रावधान था। ये भी था कि जल्द से जल्द फांसी दी जाए। तो इन सबको लेकर के इन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब अपराजिता बिल के तहत आप जो फांसी तक आरोपियों को देने की बात कर रहे हो, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे केस होते रहते हैं, तो फिर अगर आपको फांसी देने लगेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये हवाला देते हुए काफी
कठोर बिल है, आपको मतलब इनको उन्होंने वापस कर दिया पुनर्विचार के लिए। और पुनर्विचार होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर सही करेक्शन होगा, उसके बाद फिर से जाएगा। तो देखते हैं कि कुल मिलाकर के अपराधिता बिल समझ में आ गया होगा, संसद की कार्यप्रणाली में समझ में आ गई होगी आपको कि वहां के राज्यपाल जानते हो आप, पश्चिम बंगाल के हैं सीएम कौन है, यहाँ की ममता बनर्जी है यहाँ की सीएम, और किस पार्टी से है, ऑल इंडिया त्रिमूल्य पार्टी से हैं। पश्चिम बंगाल आपको हम बता दें तो पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से शेयर करता है, इन सभी राज्यों से शेयर करता है। सिक्किम मत भूलना, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं लोग बार बार। कोलकाता इसकी राजधानी है। मोती झील, मिरिक झील, सरबिन झील, संतल झील, ये यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं। सुंदरबन का नेशनल पार्क है। सुंदरबन का नेशनल पार्क में एक डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। बक्सर टाइगर रिजर्व है, लोथियन मंच अभ्यारण्य है, काठी ढाल छाऊ, ये यहाँ के लोक नृत्य होते हैं। 23 जिले हैं, 294 विधानसभा में सीटें हैं, 42 यहाँ से लोकसभा में जाती हैं और 16 यहाँ से राज्यसभा में सीटें जाती हैं। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।